हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का वीडियो है गाइस क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ। क्वेश्चन आंसरिंग हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम लोग किस एज में जाके क्वेश्चन आंसरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा हमसे जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग करना स्टार्ट करे। और आज का जो वीडियो जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अर्नब का ये वीडियो देखो जो मैंने शूट किया है। ये क्वेश्चन आंसरिंग का ही वीडियो है। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 7-8 महीने पहले हम लोगों ने अर्नब का क्वेश्चन आंसरिंग का वीडियो बनाया था, जो कि आपकी रिक्वेस्ट पर ही था कि हम लोग देखना चाहते हैं कि वो कैसे कन्वर्सेशन करता है। दोनों वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दोनों वीडियोज़ में आप डिफरेंस देखोगे कि अर्नब का कॉन्फिडेंस जो लेवल है दोनों में ही दिन रात का अंतर है। उसका जो आंसरिंग का टाइम है उसमें भी दिन रात का अंतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। अच्छा बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्नब ठाकुर है। ओके। आप कितने ईयर्स ओल्ड हो? मैं 10 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव बोटा है। बोटा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। वेरी गुड। ओके। आप कौन सी सिटी में रहते हो? मैं मुंबई सिटी में रहता हूँ। ओके। कल पापा के साथ कहाँ गए थे आप? बाशी मॉल। हाँ, और फिर मॉल से क्या लाया आपने? फ्रेंच फ्राइज लाया था और कुकीज लाया था। कुकीज लाया था और क्या लाया था? मॉल से एरोप्लेन। हाँ, एरोप्लेन लाया था। एरोप्लेन। ओके, एरोप्लेन लाओ, दिखाओ सबको एरोप्लेन। हाँ लाओ, इधर यहाँ लाओ, दिखाओ। वाओ, यहाँ बैठो। किसने दिया एरोप्लेन? हाँ, आपको किसने दिया था एरोप्लेन? मैंने, पापा ने दिया था। हाँ, अभी इसको जाने दो एरोप्लेन को। अभी आप इधर बैठो। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करता है? एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है। स्काई में क्या होता है? सन होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड होता है, वाटर क्लाउड होता है, रेन क्लाउड ब्रिंग्स रेन। हाँ, ओके। और क्या पूछ? आप शाम को कहाँ जाते हो? ग्राउंड में। बोलो। मैं ग्राउंड में जाता हूँ। ओके, ऐसे नहीं करते। और शाम को क्या पीते हो आप? दूध पीते हो और क्या खाते हो साथ में? बिस्किट खाते हो। अच्छा, आज सुबह क्या खाया था आपने? पराठा। किसका पराठा था? आलू का पराठा था। और आलू के पराठा किसके साथ खाया? बटर के साथ। बटर के साथ और दही के साथ। दही के साथ खाया था। ओके, वेरी गुड। ओके। अच्छा, एरोप्लेन लाए थे बाशी से आप? हाँ। तो एरोप्लेन कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एयर। बोलो। एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट है। अब चीकू क्या है आपका? ब्रदर है। और अनन्या दीदी क्या है? सिस्टर है। ओके। लिया। और ये मम्मी का नाम क्या है? मेरा नाम। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम कोमल ठाकुर है। हाँ, ओके, वेरी गुड। आप ग्राउंड में जाके क्या करते हो? एरोप्लेन से खेलता हूँ। हाँ, ग्राउंड में। और क्या करते हैं ग्राउंड में? झूला में बैठते हैं। और स्लाइड में जाते हैं। हाँ, झूला में जाते हैं, स्लाइड में, सीसॉ में। हाँ, सीसॉ में जाते हैं। और बाशी में जाके क्या करते हो? मॉल में जाके क्या करते हो आप? मॉल में बैठ के मॉल से गाड़ी लाते हो? गाड़ी लाता हूँ। अच्छा, मॉल और क्या करते हैं मॉल में? मैगी, हाँ, मनीज ली थी। अच्छा, जो ये शॉपिंग करता है, हम लोग जो ग्रोसरी से लाते हैं, मैगी और वो सब को लेते हैं। ओके। ये क्या बनाया? मैगी। किससे बनाया मैगी? आटा से। अच्छा, आटा से। ये समोसा। और खोलो बेटा, खोलो, अच्छे से खोलो। नहीं है तो सीजर से काट दो। हाँ, क्या कर रहे हो? सीजर सीजर से काट रहा हूँ। से काट रहा है ये। चलो टेबल पे ही काट दो, टेबल पे रखो, यहाँ रखो टेबल पे। बकरी है। ओहो, काट दिया इसने सीजर से। क्या है देखना जरा। समोसा। और ये
समोसा है, बूंदी। उई, कौन खाएगा? अन्नब। अन्नब खाएगा और मम्मी खाएगा, पापा खाएगा। अच्छा, अभी खा लोगे? हाँ। अच्छा, इसको भी सीजर से ही काटोगे? हाँ। अच्छा, नहीं खुलता इससे तो सीधा सीजर से ही काटता है। समोसा। पेशेंस नहीं है। लाओ, जाओ प्लेट लाओ, सॉस लाओ। प्लेट। हाँ हाँ, प्लेट है। अच्छा, सॉस भी लेगा, ऐसे नहीं खाएगा ये। कहाँ है सॉस? कौन सा? ठीक है। हाँ। बीच बीच में बकबक भी कर रहा है। जरूरी है। देखो, थोड़ा सा बस हो गया, बंद करो। हाँ। बस बैठ गया मज़े से। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आई थिंक आपको ये डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा अगर आप दोनों वीडियोस को देखते हो। तो एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा श्योर हो जाएं आप, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगी कि ये जो अभी आप देख रहे हो, ये जो डिफरेंस अर्नब की क्वेश्चन आंसरिंग में आया है या उसके रिस्पांस टाइम में जो डिफरेंस आया है गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 7-8 महीने में मैंने कुछ ऐसा नया कर दिया कि उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया गाइस। एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि जब बच्चे के दिमाग में इतना नॉलेज भर जाता है कि इतना नॉलेज आप बच्चे के दिमाग में भर देते हो, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके बाद नेचुरल वे में जो है वो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होने लगता है, जैसा कि नॉर्मल बच्चों में हम लोग देखते हैं। तो अर्नब के साथ अभी वही हो रहा है, क्योंकि अर्नब अभी स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा है, वो सोच समझ के मतलब उसके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रोसेस करके वो क्वेश्चन के जो है वो आंसर दे रहा है। हालांकि आप देख रहे हो बीच बीच में थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है, या मैंने या आपको को लेके, तो लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो क्लियर है, बाद में वो बिल्कुल सही आंसर देता है उस चीज़ का। तो इस एज लिमिट पकड़ के आप मत चलिए कि 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, मैंने इतनी मेहनत की और अभी तक बच्चा जो है वो मुझे अच्छे तरह से रिस्पांस नहीं कर रहा है या जल्दी रिस्पांस नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि 9 ईयर की एज में जाके अर्नब में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती थी, इनफैक्ट मैंने भी उम्मीद छोड़ती थी, लेकिन जब अब मैं अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें होते हुए देख रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी श्योर कर सकती हूँ कि अर्नब कर सकता है तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको उनका जो नॉलेज है उसको रेगुलर पैटर्न में आपको जो है वो नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहना है, तभी ये चीज़ जो है वो बाद में होगी। अदरवाइज़ आप ऐसा सोचो कि एज के साथ ऑटोमेटिकली ये सब जाएगा, नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ जो उसने सीखी है वो पूरे का पूरा एक एक चीज़ उसके दिमाग में हम लोगों ने, आप ये सोच लो कि मैनुअली भरी है, तभी जाके वो अभी आंसर कर पा रहा है। तो खुद से सीखना तो उसने अभी से स्टार्ट किया है, इससे पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं इस चीज़ में। तो वो चीज़ आप कंटिन्यूस रखो, एज लिमिट मत रखो। कुछ बच्चों का हो सकता है 9 ईयर के बाद में जाके 15 ईयर की एज में जाके वो रिस्पॉन्स करने लगे। तो ऑटिज़म में कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खाली आपको अपने एफर्ट्स जो वो जारी रखने चाहिए। तो अब बात करते हैं गाइस कि स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग को कैसे इंट्रोड्यूस करें जब बच्चे छोटे होते हैं। मुझे लगता है कि जितना जल्दी क्वेश्चन आंसरिंग को इंट्रोड्यूस हम लोग कर देते हैं, तभी से जो है वो बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो उसमें जो हम लोग मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में और भी जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है गाइस। और ये भी अपने दिमाग में ये लिमिट नहीं रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा इस लेवल पे अभी है ही नहीं, तो ये चीज़ मैं बच्चे को कैसे सिखाऊं। तो मैंने तो अपने दिमाग में कभी लिमिट नहीं रखी गाइस। बहुत टाइम पहले जब वो 4 इयर्स का था तब मैंने उसको सीक्वेंसिंग पजल्स के वो लाइंस में इतनी लंबी लंबी लाइंस जो हैं वो मैंने उसको सिखा दी थी उस टाइम पे। लाइक कैट डॉग से डर गई, उसको मैंने पूरा वो सिखा दिया था। हालांकि उस टाइम पे वो स्क्रिप्टिंग ही करता था, मतलब कार्ड को देख के जो मैंने लाइन उसको सिखाई है वही बोलता था वो। तो बहुत टाइम से मैंने उसको वो पहले ही सेंटेंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बच्चे का स्पीच अच्छा है, बच्चा रिपीट कर सकता है, तो जितना जल्दी हो सके आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहला हम सबको पता है कि हम लोग वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं, लाइक पिक्चर पॉइंटिंग से स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 वर्ड 1 ऑब्जेक्ट से हम लोग बच्चे का लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग भी हमको स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? लाइक जब 1 वर्ड है तो हम लोग यही पूछते हैं ना बच्चे से, ये क्या है, और बच्चा आगे से बोलता है एप्पल। तो एप्पल बुलाने के बजाय आप बच्चे को बुलाओ कि ये क्या है,
ये एप्पल है। ये क्या है? ये एप्पल है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैंने देखा है, अर्नब ने किया है, आप सबके बच्चे करते होंगे, स्टार्टिंग में बच्चे रिपीट ही करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये एप्पल है। ये एप्पल है। 3-4 बार जब आप ऐसे बोलते रहते हो, एक लेवल के बाद आप रुक जाओ। ये क्या है? बच्चा भी बोलेगा ये क्या है, आगे मत बोलो। फिर क्या होता है कि फ्लो में ऑटोमेटिकली बच्चे के मुंह से वो चीज़ निकल जाती है, ये एप्पल है। और उसके बाद सिर्फ आप एक लाइन बोलते हो, ये क्या है? ये एप्पल है। बच्चा समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन आंसरिंग है। हालांकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन ये सही वे है इसको स्टार्ट करने का। ये समझ के आपको ये बंद नहीं कर देना चाहिए कि बच्चा नहीं समझ रहा है। रिपीट करता है क्योंकि उसके दिमाग में आंसर ही नहीं होता है, उसको आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग क्या चीज़ है। तो कई बार महीने लग जाते हैं इस चीज़ को बच्चे को गेट करने के लिए कि क्वेश्चन आंसरिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है और इसका क्या पैटर्न होता है। लाइक क्वेश्चन दूसरा पूछता है, आंसर मुझे करना है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आप इंट्रोड्यूस कर देते हो बच्चे को। यही चीज़ आपको कैरी ऑन करनी चाहिए काफ़ी महीने तक। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि मेरा बच्चा 3-4 ऑब्जेक्ट में अच्छे से आंसर करने लग गया है, ये क्या है, बच्चा इजीली बोल रहा है। नहीं, काफ़ी टाइम तक आपको यही चीज़ कैरी ऑन करनी चाहिए। जब हर चीज़ में बच्चा डेली लाइफ में भी आप पूछ रहे हो बच्चे को तब भी वो सही आंसर करने जब वो लग पड़ता है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। नेक्स्ट लेवल होता है मतलब बच्चे को हम लोग चीज़ों को रिलेट करना सिखाते हैं। लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं सन पकड़ती हूँ तो सन कहाँ होता है? सन स्काई में होता है। सन का कलर क्या है? सन का कलर येलो है। सन के साथ और क्या होता है? सन के साथ क्लाउड होता है, बर्ड होता है। ये सारी चीज़ें विजुअल हैं, इनको आप विजुअली बुक से बच्चे को समझा सकते हो, दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करना ईजी होती है और बच्चा भी इस लेवल पे होता है कि विजुअल की हेल्प से वो क्वेश्चन आंसरिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये नेक्स्ट लेवल होता है। ये वाला जो लेवल होता है ये बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। बेसिकली उसको ये समझ में आता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ कितनी सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आप बच्चे को मतलब बिना दिखाए भी पूछ सकते हो कि सन कहाँ होता है, सन का कलर क्या है, सन के साथ और क्या होता है। तो लाइक बच्चा रिकॉल करके उन चीज़ों के जब आंसर देता है तो इसका मतलब बच्चा जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग के लेवल पे अच्छी तरह से आ रहा है और अच्छी तरह से वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो कैरी ऑन कर सकता है। यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि बच्चा रिपीट ही करता है। लाइक अगर आप नई चीज़ पूछ रहे हो कि सन कहाँ होता है, तो कहाँ का उसको आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या मतलब है। तो यहाँ पे भी आप फिर से वही प्रोसेस करते हो, सन स्काई में होता है। बच्चा फिर से रिपीट करता है, सन कहाँ होता है, सन कहाँ होता है, सन स्काई में होता है, सन स्काई में होता है, सन कहाँ होता है। 3-4 बार बच्चा कई बार रिपीट ही करते रह जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कई बार फ्लो में आके, वही मैंने जो चीज़ आपको पहले बताई कि फ्लो में आके जो है वो बच्चा वो सामने से आंसर देने लगता है उन चीज़ों के। तो रिपीट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको मतलब है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसके दिमाग में भरना है। फिर क्या होगा, बच्चे को समझ में भी आ जाएगा कि सन का कलर येलो होता है, सन स्काई में होता है। उसके बाद भी जब आप पूछते हो और बच्चे को आंसर नहीं बताते हो तब बच्चा क्वेश्चन रिपीट करता है। कई बार मैंने देखा है कि अर्नब आज भी अगर उसको हम लोग टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उसको रिकॉल करने में मुश्किल होती है तो अर्नब रिपीट करता है। एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करता है। लाइक अगर इस लेवल पे आके मैं सन का एग्जांपल लेती हूँ, अभी तो उसको पता है सन कहाँ होता है, तो वो सोचेगा सन कहाँ होता है, सन कहाँ होता है, सन स्काई में होता है। तो लाइक वो रिपीट ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसने वो जो रिपीट किया उसने हेल्प ली उस चीज़ को रिकॉल करने में, या क्वेश्चन को और भी अच्छे तरह से समझने के लिए उसने वो उस चीज़ को रिपीट किया है। तो धीरे धीरे वो रिपीट करने की आदत जाती है। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया इसमें आप देख रहे हो कि अर्नब क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है, जबकि पहले वो रिपीट करता था। तो ये एक नेचुरल मतलब चीज़ है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है गाइस। ये जो रिपीट करते हैं क्योंकि नॉलेज की अभी डेफिशिएंसी है, नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है बच्चे का। तो इस चीज़ से आप घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए। ये सब ऑटिस्टिक बच्चों का पैटर्न है। ऐसा सोच के मत चलो कि सिर्फ मेरा ही बच्चा करता है। आई एम श्योर कि हर ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसरिंग में ऐसा ही करता है। तो ये श्योर करना है कि बच्चा खुद से आंसर दे सके, बाकी वो रिपीट करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कितने सारे क्वेश्चन आपने वन वर्ड से ही इंट्रोड्यूस कर दिए, कितने सारे क्वेश्चंस को आप बुक में जो वो एक वन वर्ड आप सिखा रहे हो वहीं से आप कितने सारे क्वेश्चन आंसर बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कई बार हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग को डेली रूटीन से स्टार्ट करने लग जाते हैं गाइज। मेरा मानना ये है कि जैसे हम लोग लैंग्वेज की शुरुआत हम लोग पिक्चर पॉइंटिंग से करते हैं, विजुअल से करते हैं, बुक से करते हैं, पिक्चर से, क्वेश्चन आंसरिंग की स्टार्टिंग भी हम लोगों को बुक से ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग बुक से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बैठे होते हैं, सिटिंग पोजीशन में होते हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए बिठाया गया है, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है उस टाइम पे अच्छा होता है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसरिंग अगर आप डेली रूटीन में बच्चों को सिखा रहे हो, तो जैसे मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था तो वो तो कुछ सुनता समझता ही नहीं था, जब वो मतलब अगर बैठा नहीं है और डेली रूटीन में उसको सिखाने जाऊंगी तो कितना टाइम लग जाएगा, वो नहीं समझेगा उस चीज़ को। तो ये आप श्योर कीजिए कि पहले जो है उसका आइडिया जो है बच्चों को बुक में ही दीजिए। जब बुक में वो श्योर हो जाते हैं उसके बाद आप डेली रूटीन में जो वो पूछना शुरू करो, और तब भी थोड़ा सा विजुअल की हेल्प लो और एक लेवल पे जाके थोड़ा सा विजुअल को दूर करो, ताकि बच्चा अपने दिमाग में जो उसके दिमाग में जो विजुअल गए हैं उनकी हेल्प से वो रिकॉल कर सके और आपको आंसर दे सके। ये तरीका होता है लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने का। अगर बच्चा बिना विजुअल के रिकॉल करके आपको आंसर दे रहा है, इसका मतलब उसका जो प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो गया है। बच्चा इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है। जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपने उसके ब्रेन में भेजी है, बच्चा उसको प्रोसेस करके समझ के आपको आंसर दे रहा है। तो यहाँ से लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। तो क्वेश्चन आंसरिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। काफ़ी सालों के बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं गाइज। लाइक आप 9 ईयर की एज में देख रहे हो कि अभी उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो गया, फ्रिक्वेंटली आंसर कर रहा है। तो जब आप सेकेंड लेवल पे आ गए, सेकेंड लेवल मीन्स चीज़ों को रिलेट करके पूछना या चीज़ों को रिलेट करना सिखाना। पहले तो बच्चे को सिखाना है रिलेट कैसे करते हैं, वही चीज़ सिखानी है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसरिंग पूछो कि हाँ सन का कलर क्या होता है, सन का कलर येलो है। बिल्कुल स्लो वॉइस में आपको पूछना है, बिल्कुल फास्ट आप नहीं पूछोगे क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। बिल्कुल फ़नी वे में पूछना है। अर्नब को वो हैबिट पड़ चुकी है क्योंकि मैं फ़नी वे में उसको पढ़ाती थी, फ़नी वे में उसको सिखाती थी। तो आप देखते हो कि जब वो आंसर करता है तो आज भी वो फ़नी वे में ही आंसर करता है। तो वो उसको हैबिट हो चुकी है। बच्चे थोड़ा एंजॉय करते हैं और उनका ब्रेन जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं सीखने में तो ईजिली सीख जाते हैं। तो सेकंड स्टेप पे जाके आपने कितने सारे क्वेश्चन उसको इंट्रोड्यूस कर दिए। जब ये जो 2 स्टेप हैं, वोकैबुलरी में ये क्या है पूछना और फिर चीज़ों को रिलेट करके कहाँ, किसके साथ, क्या, ये पूछना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। एक एक स्टेप श्योर होने के बाद ही आपको सेकंड स्टेप पे जाना चाहिए। ये 4 to 5 ईयर्स तक आई थिंक अर्नब इसी लेवल पे था। यही चीज़ें मैं उसको सिखाती थी। उसके बाद जब वो इन चीज़ों में श्योर हो गया तो आई थिंक 5 ईयर के बाद मैंने उसको डिस्क्राइब करना सिखाया। लाइक कोई सीन है, फैमिली का कोई सीन है या हॉस्पिटल का कोई सीन है या ग्राउंड का कोई सीन है। सबसे पहले मैंने ग्राउंड का सीन लिया था क्योंकि वही मेनली बच्चों को पसंद होता है। डेली लाइफ में बच्चे जाते हैं तो किसी सीन में आप बच्चे को डिस्क्राइब करना कैसे सिखाते हो, नेक्स्ट लेवल वो होता है। लाइक इसमें ये जो पर्टिकुलर सीन है इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक ग्राउंड में शीशा होता है, स्लाइड होता है, झूला होता है, लोग होते हैं, घास होती है, नीचे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं एक बुक भी आपको सजेस्ट करूंगी इसके लिए एंड में, उसका मैं आपको बुक का नाम बताऊंगी। ट्रस्ट मी, अगर ये बुक आपने ले लिया तो किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी इसका है और 6-7 साल से ये बुक मेरे पास है। मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे ये रिकमेंड की थी गाइस, तो आपको भी मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी। यहीं से आप सब कुछ सिखा सकते हो। तो चलते हैं, जब भी आप एक सीन बच्चे को डिस्क्राइब करना सिखाते हो तो सबसे पहले सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट्स आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। ये क्या है, ये सीसॉ है, ये क्या है, ये स्लाइड है, ये क्या है, ये झूला है। जब बच्चा सब कुछ डिस्क्राइब कर पा रहा है कि फिंगर से कि ये झूला है, ये स्लाइड है, ये सीसॉ है, ये घास है, जब ये
ये वाला लेवल बच्चे ने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा सा रिकॉल करके पूछिए, बुक आप बंद कर दीजिए, फिर पूछिए कि ग्राउंड में क्या क्या होता है। फिंगर मेथड आप रखिए। ये जब भी मैं अर्नव को फिंगर्स पे पूछती हूँ तो उसको पता है कि मुझे मल्टीपल आंसर देने होते हैं, तो ये तो कुछ साइंस होते हैं। तो आप भी बच्चे को ऐसे ही बताइए, ग्राउंड में सीसॉ है, ग्राउंड में स्लाइड है, ग्राउंड में झूला है, ग्राउंड में घास है, तो जो भी है। फिर बच्चा भी सेम, जब आप ऐसे ऐसे फिंगर रखोगे तो बच्चा धीरे धीरे रिकॉल करेगा उस चीज़ को कि मुझे मल्टीपल आंसर करने हैं। तो जब रिकॉल करके उसने आंसर दे दिया, इसका मतलब उसको समझ में आ चुका है और वो चीज़ों को याद करके जो है वो आपको बता सकता है। ये बाद में जब बच्चा ब्रीफिंग में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। जब बच्चा जब बाहर घूम के आता है और आप वापस आके पूछते हो तो धीरे धीरे बच्चे को रिकॉल करने की आदत जो है वो पड़ जाती है और बच्चा चीज़ों को याद रखना जो वो सीख जाता है। यानी कि उसकी मेमोरी के ऊपर भी बहुत अच्छा इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है और मेमोरी भी इम्प्रूव होती है इस चीज़ की। हर वो चीज़ लाइक जो चीज़ें रिलेट करना आप बच्चे को सिखा रहे हो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आप खुद बताओ, फिर कोशिश करो कि बच्चा जो है वो रिकॉल करके आपको आंसर कर सके कि सन का कलर येलो है, सन स्काई में होता है, सन के साथ क्लाउड होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो 3 स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं जिससे आपके बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी, क्वेश्चन आंसरिंग भी इम्प्रूव होगी और अल्टीमेटली आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप सिटिंग बैठ के आप बच्चे को ये सारी की सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराओगे और बाद में आप डेली रूटीन में इन चीज़ों को बच्चे को सिखाते हो। तो ये सही तरीका है आई थिंक क्वेश्चन आंसरिंग को इंट्रोड्यूस करने का। ये ऐसे ही मैंने उसको इंट्रोड्यूस की थी। तो फर्स्ट स्टेप वोकैबुलरी से ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे। सेकंड में आप चीज़ों को रिलेट करना सिखाओगे, फिर रिलेट कर करके कहाँ है, क्या है, किसके साथ है, कैसा है, ये सब आप पूछोगे क्वेश्चन आंसरिंग। और उसके बाद आप एंड में डिस्क्राइब करना चीज़ों को सिखाओगे कि लाइक ग्राउंड में क्या क्या होता है, ग्राउंड में क्या करते हैं, ग्राउंड में कब जाते हैं, ग्राउंड में शाम को जाते हैं, ये सब अर्नव को पता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने उसको सिखाई हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ से रिलेट हो जाते हैं आपके। तो यहाँ तक आप लोग कैरी ऑन कीजिए। और सेकंड स्टेप जो आप किसी ने मेरे से पूछा था कि हम लोग बच्चे से कब एक्सपेक्ट करें कि बच्चा हमसे क्वेश्चन आंसरिंग पूछेगा, तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है गाइस। जब बच्चा आपके क्वेश्चन आंसरिंग समझ के आंसर करने लग जाता है उसके बाद ही आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करो कि बच्चा आपसे पूछेगा। बिकॉज तब तक उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर करने सीख जाता है तो कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, तभी तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले आप पहले वाला जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन जो है वो उनको पूछने लग जाता है जब उसको क्वेश्चन आंसरिंग की समझ अच्छे से आ जाती है। लाइक जैसे अभी अर्नव रीज़न देना भी सीख गया है चीज़ों का। लाइक उसे कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उसका भी रीज़न देता है कि क्यों नहीं पसंद है। लाइक तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अभी वो खुद से उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका इम्प्रूव हो रहा है और चीज़ों को समझ के वो खुद से भी उन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो वो एक एंड का मुझे लगता है 7 ईयर के बाद ही आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट करो कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। और ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये मैं जनरल बात करती हूँ, मैं हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चों की बात नहीं करती हूँ। इसमें एक नॉर्मल जो मेरे बच्चे का पैटर्न है उसी का मैं आपको बात करती हूँ। जो चीज़ें मैंने जिस एज में अर्नव की ऑब्जर्व की हैं वही मैं चीज़ें बताती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे उस चीज़ों को पहले कर लें। ऑब्वियसली आप पे भी डिपेंड करता है आप किस तरह से सिखा रहे हो, सिखाने वाला कैसा है, बच्चे की एबिलिटी कितनी है नॉलेज को गेट करने की, ऑटिज़म का इफ़ेक्ट कितना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं गाइस। तो फिर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि क्वेश्चन आंसरिंग कैसे इंट्रोड्यूस करनी है। और अभी मैं लास्ट में आपको जल्दी से बुक का नाम बता देती हूँ। हो सके तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका क्वेरी आएगा तो मैं इसको फुल आपको रिव्यू करके दूंगी इसमें क्या क्या है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। अगर आपको परचेज़ करना है तो डेफिनेटली इस बुक को ख़रीद के आप डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। ये है मोर देन 5000 वर्ड्स विद पिक्चर्स और अरोरास इसका जो राइटर है आई थिंक यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, अरोरास 5000 वर्ड्स विद पिक्चर्स, ऐसे करके सर्च करोगे तो ये मिल जाएगी।
और अभी मैं दिखाऊंगी तो उल्टा दिखेगा आई थिंक तो इसलिए मैं पढ़ के दिखा रही हूँ आपको। तो जो भी चीज़ें सिखानी है, चाहे 3 साल का बच्चा है चाहे 15 साल का बच्चा है, आई थिंक इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट की थी, तो 7-8 साल से ये बुक मेरे पास है और अभी तक मैं इससे काम कर रही हूँ। बेसिकली जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके ऊपर लाइक भाई क्वेश्चन जो है, उस तरह के क्वेश्चन मैं अभी बच्चों अर्नब को इससे करवा रही हूँ। सो आई थिंक आप ये तरीके फॉलो कीजिए, डेफिनेटली इस चीज़ से आपको जो है वो बिल्कुल बेनिफिट होगा। और एंड में हमेशा की तरह एक चीज़ बोलूँगी गाइस कि कभी डिसअपॉइंट मत होइए, अपने बच्चे के ऊपर बिलीव कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव कीजिए, एक ना एक लेवल पे आके जो चीज़ आप चाह रहे होते हो ना वो ज़रूर होती है, बस उसको स्टॉप नहीं करना है ये सोच के कि मैं फेल हो चुकी हूँ या मेरा बच्चा फेल हो चुका है। मेरा पेशेंस देखिए आप, 10 साल का होने वाला है, अभी हो जाएगा अभी 10 साल का, इसलिए मैंने उसको अभी आदत डलवाया कि मैं 10 ईयर्स का हो गया हूँ, इसलिए वो 10 ईयर बोल रहा है। तो अब जाके थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो लैंग्वेज को खुद से कैरी ऑन कर रहा है। अभी भी फुली डेवलप नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अभी वो खुद से स्टार्ट कर रहा है तो कर पाएगा आगे। तो सोचिए कितना पेशेंस हम लोगों ने रखा है इस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में बच्चों को चीज़ें सिखाइए, ताकि उनका बिहेवियर के ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, उनका बिहेवियर जो है वो शांत रहे और आप भी शांत रहें। सो थैंक यू फॉर टुडे।